रूस के अविश्वसनीय उत्थान के बारे में अधिक लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ रूस सदियों के इतिहास का परिणाम है। इसकी कहानी 9वीं शताब्दी के आसपास इन भूमि पर बसने वाले पूर्वी स्लाव जनजातियों से शुरू होती है। एकता और ताकत की तलाश में इन जनजातियों ने एक ढीले संघ का गठन किया जिसे कीवन रूस के नाम से जाना जाता है। कीव शहर के आसपास केंद्रित यह नवजात राज्य दक्षिण और उत्तर में बिजान्टिन साम्राज्य और वाइकिंग राज्यों के साथ व्यापार के माध्यम से फला फूला। रूस ने 988 ईस्वी में बीजान्टियम से रूढ़िवादी ईसाई धर्म अपनाया। इस घटना का रूसी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने आने वाली सदियों तक इसकी कला, साहित्य और विश्व दृष्टि को आकार दिया। ईसाई धर्म को अपनाने से रूस व्यापक यूरोपीय दुनिया से भी जुड़ गया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार को बढ़ावा मिला। नीपर नदी पर रणनीतिक रूप से स्थित कीव वाणिज्य और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। शहर की संपत्ति और प्रभाव ने पूरे यूरोप और एशिया के विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों को आकर्षित किया। हालांकि समृद्धि का यह दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों ने कीवन रूस को कमजोर करना शुरू कर दिया। 12वीं शताब्दी तक कीवन रूस प्रतिस्पर्धी रियासतों के एक समूह में बंटने लगा। इस विखंडन ने एक बार शक्तिशाली राज्य को बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। 13वीं शताब्दी के मंगोल आक्रमणों ने रूसी इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। दुर्जेय चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोल भीड़ ने यूरेशियन मैदानों में कहर बरपाया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। मंगोल आक्रमण ने रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने विदेशी वर्चस्व और सांस्कृतिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि कीवन रूस की विरासत रूसी लोगों की परंपराओं, भाषा और रूढ़िवादी विश्वास में जीवित रहेगी। इस प्रारंभिक राज्य की राख से पूर्व में मास्को शहर के आसपास अंततः एक नई शक्ति का उदय होगा। वाइकिंग्स, जिन्हें वरांगियन के नाम से भी जाना जाता है, ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यापार मार्गों की स्थापना की और स्थानीय जनजातियों के साथ गठबंधन बनाए। वाइकिंग्स के साथ इन संबंधों ने कीवन रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ाया। वाइकिंग्स ने कीवन रूस को बाहरी खतरों से बचाने में भी मदद की। कीवन रूस की स्थापना और विकास में वाइकिंग्स का योगदान अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन उनकी भूमिका ने इस राज्य की नींव को मजबूत किया। कीवन रूस की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर ने आने वाले रूसी राज्यों को गहराई से प्रभावित किया। रूढ़िवादी ईसाई धर्म और स्लाविक परंपराओं का यह मिश्रण रूसी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। कीवन रूस की साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियों ने भी रूसी संस्कृति को समृद्ध किया। इन उपलब्धियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक विरासत छोड़ी। कीवन रूस की कहानी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि एक सभ्यता की कहानी है, जिसने आने वाले समय में रूस के भविष्य को आकार दिया। 13वीं शताब्दी का मंगोल आक्रमण रूसी भूमि के लिए एक विनाशकारी घटना थी। अपनी सैन्य शक्ति और क्रूरता के लिए जाने जाने वाली मंगोल सेनाएं तबाही और गुलामी लेकर आईं। खुद कीव सहित कीवन रूस के एक समय के गौरवशाली शहरों को बर्खास्त कर दिया गया और जला दिया गया। चंगेज खान के पोते बटू खान के नेतृत्व में मंगोलों ने रूस के अधिकांश हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसे गोल्डन होर्डे के नाम से जाना जाता है। मंगोल शासन की कठिनाइयों के बावजूद गोल्डन होर्डे के अधीन जीवन पूरी तरह से उत्पीड़न का नहीं था। थे मंगोल हालांकि भयंकर योद्धा थे, व्यवहारिक शासक थे। वे मुख्य रूप से श्रद्धांजलि निकालने और व्यवस्था बनाए रखने में रुचि रखते थे, न कि अपनी संस्कृति या धर्म को थोपने में। मंगोल अधिकार के आगे झुकने वाले रूसी राजकुमारों को एक हद तक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कर एकत्र किए, न्याय किया और यहाँ तक कि अपनी सेनाएं भी खड़ी कीं। यह सब खान की निगरानी में हुआ। यह मंगोल वर्चस्व की अवधि के दौरान था, जब मास्को शहर ने प्रमुखता से अपना उदय शुरू किया था। शुरुआत में एक महत्वहीन व्यापारिक पद इवान कलिता या इवान मनीबैग के नाम से जाने जाने वाले राजकुमार इवान प्रथम के शासन में मास्को की किस्मत बदल गई। इवान ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेरहमी से कुचलकर
और खान की ओर से कुशलता से कर एकत्र करके मंगोलों का पक्ष जीता। उन्होंने इस धन का उपयोग मास्को के क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने के लिए किया। 15वीं शताब्दी के अंत तक मास्को रूसी भूमि में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। इवान द ग्रेट के नाम से जाने जाने वाले इवान III के नेतृत्व में मास्को ने अंततः 1480 में मंगोल जुए को फेंक दिया। इवान III ने खुद को सभी रूस का जार घोषित किया, जिसने एक केंद्रीकृत रूसी राज्य की नींव रखी। हालांकि मंगोल काल की विरासत आने वाली सदियों तक रूस के राजनीतिक और सामाजिक विकास को आकार देती रहेगी। एक नए रूसी राज्य के केंद्र के रूप में मास्को का उदय देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इवान III द्वारा रोमन सीजर से प्राप्त जार की उपाधि धारण करना इस नई शक्ति और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। मंगोल शासन की नींव पर बने मस्कोवाइट राज्य का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत और निरंकुश था। शासन करने के दैवीय अधिकार का दावा करने वाले जारों ने अपनी प्रजा पर पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। मास्को के शुरुआती जारों को उन विशाल और विविध क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, जो उन्हें विरासत में मिले थे। उन्होंने कूटनीति, युद्ध और रणनीतिक विवाहों के संयोजन के माध्यम से अपने दायरे का विस्तार किया। इवान IV का शासनकाल, जिसे इवान द टेरिबल के नाम से जाना जाता है, रूसी इतिहास में सबसे परिणामी और विवादास्पद साबित होगा। आतंक का शासनकाल इवान द टेरिबल। 1558 में इवान IV, जो पहले से ही अपने अस्थिर स्वभाव के लिए जाना जाता था, एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरा। अपनी प्यारी पत्नी अनास्तासिया की मृत्यु से प्रेतवाधित और अपने दरबार के भीतर व्यापक विश्वासघात के बारे में आश्वस्त, इवान व्यामोह और अत्याचार में उतर गया। उसने ओप्रिचनीना की स्थापना की, जो एक निजी रक्षक था जो केवल उसके प्रति वफादार था, और रूस पर आतंक का शासन स्थापित किया। काले कपड़े पहने और काले घोड़ों की सवारी करने वाले ओप्रिचनिकी इवान की क्रूरता के प्रतीक बन गए। उन्होंने झार के संदिग्ध दुश्मनों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, प्रताड़ित और मार डाला, जिससे आबादी आतंकित हो गई। कोई भी, यहां तक कि सर्वोच्च पदस्थ रईस या पादरी वर्ग के सदस्य भी इवान के प्रकोप से सुरक्षित नहीं थे। ओप्रिचनीना ने अपने पीछे मौत और विनाश का एक निशान छोड़ा, जिससे रूसी कुलीनता का सफाया हो गया और देश अस्थिर हो गया। इवान के शासनकाल के सबसे कुख्यात कृत्यों में से एक 1565 में नोवगोरोड की बर्खास्तगी थी। यह मानते हुए कि शहर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, इवान ने अपने ओप्रिचनिकी को इसके निवासियों पर छोड़ दिया। क्रूरता के एक भयावह प्रदर्शन में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया गया। नोवगोरोड के नरसंहार ने इवान के समकालीन लोगों को भी झकझोर कर रख दिया और उनकी विरासत पर एक स्थायी दाग छोड़ दिया। अपनी क्रूरता के बावजूद इवान IV कई सामान्य रूसियों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति बना रहा। उन्होंने उसे एक मजबूत शासक के रूप में देखा, जिसने एक शक्तिशाली और भ्रष्ट कुलीनता के कथित खतरे से उनकी रक्षा की। हालांकि इवान के शासनकाल ने रूस को बहुत गहरे तक डरा दिया था। देश आंतरिक कलह, आर्थिक गिरावट और भय के माहौल से कमजोर हो गया था। रूस को इवान द टेरिबल के शासनकाल के आघात से उबरने में दशकों लगेंगे। पीटर द ग्रेट और आधुनिक रूस की सुबह 17वीं शताब्दी रूस के लिए गहन परिवर्तन का समय था। इवान द टेरिबल के बेटे फ्योडोर प्रथम की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप की अवधि, मुसीबतों के समय के बाद रोमानोव राजवंश 1613 में सत्ता में आया। रोमानोव अगली 3 शताब्दियों तक रूस पर शासन करेंगे। क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक परिवर्तन और पश्चिम के साथ बढ़ते जुड़ाव की अवधि की देखरेख करेंगे। रोमानोव राजवंश का सबसे परिवर्तनकारी व्यक्ति पीटर प्रथम था, जिसे पीटर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। 1682 में सिंहासन पर बैठे पीटर रूस का आधुनिकीकरण करने और इसे यूरोपीय शक्तियों की जमात में लाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने रूसी जीवन के हर पहलू, सेना और प्रशासन से लेकर संस्कृति और फैशन तक को बदलने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। पीटर के सुधार अक्सर क्रूर और विघटनकारी थे, लेकिन उन्होंने एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में रूस के उदय की नींव रखी। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया।
पश्चिमी तर्ज पर सेना को पुनर्गठित किया और नए उद्योगों और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की। पीटर ने 1703 में सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना की, जो एक नई राजधानी थी जिसका उद्देश्य रूस के पश्चिमीकरण को दर्शाना था। पीटर के शासनकाल ने रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का युग शुरू हुआ। उनके उत्तराधिकारियों ने, हालांकि अपने दृष्टिकोण में कम कट्टरपंथी थे, रूस को एक आधुनिक यूरोपीय राज्य में बदलने के अपने प्रयासों को जारी रखा। 18वीं शताब्दी में कैथरीन द ग्रेट जैसे प्रबुद्ध सम्राटों का उदय हुआ, जिन्होंने रूस की सीमाओं का और विस्तार किया और कला और विज्ञान को संरक्षण दिया। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए। नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना चुनौतीपूर्ण था, जिससे कई रूसियों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक रूप से देश में नए नेताओं का उदय हुआ और 1996 में एक नए संविधान की स्थापना हुई। 2000 का दशक व्लादिमीर पुतिन के युग का प्रतीक है, जो रूसी राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। उनके नेतृत्व में रूस ने आर्थिक विकास और सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण को देखा है। देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में भी शामिल रहा है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना किया है। इन चुनौतियों के बावजूद रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव वाला एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बना हुआ है। सोवियत संघ के विघटन से लेकर वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक रूस की यात्रा कठिनाइयों से भरी रही है। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने व्यापक गरीबी और असमानता को जन्म दिया, लेकिन भविष्य के विकास के लिए आधार भी तैयार किया। 1998 का वित्तीय संकट एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने देश को अधिक कड़े आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर किया। 2000 के दशक की शुरुआत में पुतिन के नेतृत्व में रूस ने तेल की बढ़ती कीमतों से आर्थिक स्थिरीकरण और विकास का दौर देखा। इस युग में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भी देखे गए, जिसमें सत्ता का बढ़ता केंद्रीकरण और राजनीतिक स्वतंत्रताओं में कमी आई। पुतिन के कार्यकाल को वैश्विक मंच पर रूस के प्रभाव को फिर से स्थापित करने के प्रयासों, जॉर्जिया, यूक्रेन और सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप सहित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करने के बावजूद रूस ने एक मुखर विदेश नीति अपनाई है। 2014 में क्रीमिया का कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने पश्चिम के साथ संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि इन कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ाया है और घरेलू स्तर पर सरकार के लिए समर्थन दिया है। जैसे ही रूस 21वीं सदी की जटिलताओं को पार करता है, यह विरोधाभासों का देश बना हुआ है। आर्थिक आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति, राजनीतिक दमन और सामाजिक असमानता के साथ सह अस्तित्व में है। रूस का भविष्य इन प्रतिस्पर्धी ताकतों को संतुलित करने और स्थायी विकास की राह खोजने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। अगले अध्याय में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आधुनिक युग और वैश्विक क्षेत्र में रूस के लिए आने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाते हैं।